हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बहुत विविध जानकारी ली है। एक्सेलरेशन के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और उनके बीच में भी रिलेशन वैसा ही होता है जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में होता है। जैसे कि v एवरेज जब आपको लिखना था तो v एवरेज आप क्या लिखते थे? तो इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस, और यू कैन से v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt from t initial to t final upon t final minus t initial। तो ठीक उसी तरह से आप एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच में भी सेम रिलेशन लिख सकते हो। इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है और एक एवरेज क्वांटिटी है, तो उनके बीच में रिलेशन आप सेम टाइप से लिख सकते हो। दैट इज ए एवरेज भी आप कैसे लिखोगे? तो ए एवरेज इज इंटीग्रेशन ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt from t initial to t final upon t final minus t initial। So this is again the relation in between average acceleration and instantaneous acceleration। ठीक है, now let us proceed to some other aspects also। तो जैसे कि ठीक वेलोसिटी कैसी होती है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप लोग, ये जो पोजीशन वेक्टर होता है r, वो किससे मिलकर के बनता है? तो पोजीशन वेक्टर होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर होती है। अब मैं अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये होती है dr बाई dt। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? तीनों कंपोनेंट्स को अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dr बाई dt यानी कि क्या लिखोगे इसको? d ऑफ xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बाय dt। तो इसको आप अलग करके लिख सकते हो। अलग करके लिखने का क्या मतलब हुआ कि कैसे लिख लोगे आप लोग इसे? तो इसे आप लोग लिख लोगे dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप। तो यू कैन राइट एज दिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप। और अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए होता है तो इट इज अंडर रूट ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर। ये जो dx बाई dt होती है vx कहलाती है, इसको ध्यान रखना। ये क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज vx। dx बाई dt is the velocity component on x axis, so it can be written as vx I cap। dy by dt is the velocity component on y axis, so it can be written as vy j cap। and dz by dt is the velocity component on z axis, so it can be written as vz k cap। ठीक है, तो इसको आप लोग अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो तीनों को डायरेक्टली मत जोड़ देना कि vx plus vy plus vz is equal to v। नहीं, वो तो फिर स्केलर सम हो जाएगा, और स्केलर सम थोड़ी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा उनके बीच का एंगल देखते हुए। अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्रीज में हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से अब अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सो a इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाय dt। पर v क्या है? सो v इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी था, एंड v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? vx i कैप। सो इट इज d ऑफ vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप बाय dt। ये क्लियर है आपको? सो ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। इसको वापस आप क्या लिख सकते हो? dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप प्लस dvz by dt k कैप। तो dvx by dt मतलब मैं लिख के ही दिखा देता हूं, इसको लिख सकते हो dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप प्लस dvz by dt k कैप। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप प्लस dvz by dt k कैप। अब dvx by dt जो है हमारी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax। ठीक है ना, ये वाली चीज जो है ये क्या लिखी हुई है? दिस इज ax। ये वाली जो चीज लिखी हुई है dvy by dt, ये लिखी हुई है ay, एंड dvz by dt हमारी az लिखी हुई है। ठीक है ना, dvx by dt is the component of acceleration on x axis known as ax, dvy by dt is the component of acceleration on y axis known as ay,
and dvz by dt is the component of acceleration on z axis known as az. तो यानी कि हम acceleration को कैसे लिख सकते हैं फिर? तो in the similar manner acceleration a can be written as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ये acceleration होगा, ठीक है ना? a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. और अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ठीक जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वैसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. तो होपफुली यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को. सो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा और प्रोसीड करते हैं एक्सेलरेशन के अंदर. तो एक्सेलरेशन के बारे में एक बात तो आपको पता चल गई कि a जो होती है इट इज dv by dt, ठीक है ना? तो a जो dv by dt आपके पास लिखी हुई है, अब उसको आप कैसे लिखोगे? जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है a is equal to dv by dt और इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं dx by dx. ये ठीक है ना? या तो dr by dr जो लिखना चाहो आप dr by dr से मल्टीप्लाई कर लो, dr by dr. तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो a is equal to, इधर आपके पास क्या आ जाएगा? मतलब कि इस एक dr के नीचे t ले आओ और dr को इधर ले जाओ, मतलब इस dt को इधर ले आओ और dr को इधर ले आओ. तो ये लिखा हुआ dv by dr इनटू फिर से क्या लिखा हुआ आपके पास? dr by dt लिखा हुआ है. और ये जो dr by dt लिखी हुई है आपके सामने, ये खुद क्या है? दिस इज वेलोसिटी. सो a is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं? a is equal to dv by dr into velocity. ओके, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, एक्सेलरेशन जो आपके पास लिखा हुआ है इट इज वेलोसिटी इनटू dv by dr. अब dv by dr का मतलब आपको पता है. देखिए एक टर्म समझिएगा आप लोग, ठीक है? अगर नीचे dt होता है, अगर ये लिखा होता है dv by dt, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर नीचे टाइम हो तो, और अगर नीचे r हो, dv by मान लीजिए आपके सामने dr लिखा हुआ है, तो dv by dr इज नॉट रेट ऑफ चेंज, दिस इज नोन एज ग्रेडियंट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेडियंट बोलते हैं. तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन. तो इसको आप बोल सकते हो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी. So dv by dr is actually what? It is gradient of velocity and dv by dt is rate of change of velocity. So acceleration को कैसे डिफाइन कीजिएगा? So acceleration is the product of the velocity and its gradient. मतलब velocity और gradient of velocity के प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? Acceleration. So you can define acceleration as the product of, acceleration is the product of the velocity and its gradient. वेलोसिटी और उसके ग्रेडियंट के प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं. ग्रेडियंट gradient, ग्रेडियंट. dv by dr मतलब कि वेलोसिटी में बदलाव पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? एंड dv by dr इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी. ओके, so acceleration we can see that because it is v into dv by dr, so acceleration can be termed as the product of the velocity and the gradient of velocity. Okay, so remember this thing about acceleration also, a is equal to v dv by dr. Okay, so this is also very important for you all. Okay, so students, now let us do some questions over the same topic. तो पहला question इसमें, a particle starts moving rectilinearly at time t equal to 0 such that its velocity v changes with time according to the equation v is equal to t square minus t. Obviously v is in meter per second and t is in seconds. Okay, find the time interval in which the particle retards. Okay, particle को retard होना है. पार्टिकल को रिटार्ड होने के लिए एक बात मुझे बताइए, एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना जरूरी है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है. क्यों? मैंने पिछले क्लास में आपको साइन स्कीम वाले क्लास में समझाया था कि एक्सेलरेशन बीइंग नेगेटिव डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द पार्टिकल इज रिटार्डिंग. इफ वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन बोथ आर नेगेटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वापस वो बॉडी एक्सेलरेट ही हो जाएगी, क्योंकि मान लो वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो उस केस में तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी. तो अगर एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन होना है तो उसको वेलोसिटी के ऑपोजिट साइन के होना होगा. यानी कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना होगा, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव होना होगा. यानी कि ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो.
मान लीजिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दिया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और मान लीजिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दिया, फिर भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि रिटार्डेशन हो जाएगा। मतलब रिटार्डेशन की कंडीशन ये है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। वेलोसिटी इधर तो एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर तो एक्सेलरेशन इधर, दोनों की साइन नेगेटिव, दोनों की साइन एक दूसरे के उल्टी होनी चाहिए। उल्टी साइंस को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन मान लीजिए दोनों सेम साइन के हुए, एक्सेलरेशन भी माइनस वेलोसिटी भी माइनस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर फॉर रिटार्डेशन दोनों को ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन का आंसर माइनस आना चाहिए। अब वेलोसिटी हमें t स्क्वायर माइनस टी दी हुई है, हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए। एक्सेलरेशन अगर आप लिखना चाहो तो इट इज dv by dt लिखोगे आप, और dv by dt अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d ऑफ t स्क्वायर माइनस t by dt। ये क्लियर है आपको। तो यानी कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा, 2t माइनस 1, बहुत इजी डिफरेंशिएशन है, तो इट इज 2t माइनस 1। तो वेलोसिटी इज t स्क्वायर माइनस t एंड एक्सेलरेशन इज 2t माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यानी कि अगर आप a डॉट v करो तो a डॉट v या b डॉट a जो भी लिखो, तो v डॉट a अगर आप कर रहे हो v डॉट a, तो क्या लिखोगे आप लोग, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 2t माइनस 1, ये चीज लिखोगे आप लोग, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 2t माइनस 1। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, यहां से t कॉमन ले लो बाहर आप, तो t इंटू t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1। अब अगर एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन होना है तो ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो t इंटू टी माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसको क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो लेस देन 0 की कंडीशन क्या है कि या तो t माइनस 1 लेस देन 0 हो और 2t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना। हमारे पास देखिए लेस देन 0 की कंडीशन क्या है, t तो हमेशा पॉजिटिव होगी, टाइम हमेशा पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, ये टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब t माइनस 1 अगर नेगेटिव हुई तो 2t माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं क्वेश्चन को रन कर देता हूं यहां से, ठीक है। और अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अनुसार क्या होना चाहिए, अब t का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि t हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज को आप हटा दो इधर, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, अगर नेगेटिव आएगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव आएगा फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कोई रोल प्ले नहीं करने वाला है, यानी कि t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 मस्ट बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना आप। तो अब या तो ये हमारे पास दो केस हैं, केस 1 जो है हमारे पास कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, और केस 2 जो है हमारे पास कि ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। ये क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले केस 1 डिस्कस करते हैं कि t माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड 2t माइनस 1 इज नेगेटिव, दिस इज आवर केस 1। तो लेट अस डू t माइनस 1, हम लोग होपफुली ये भी नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t माइनस 1 को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो t माइनस 1 को अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा, t माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, t ग्रेटर देन 1 सेकेंड्स, ठीक है। और 2t माइनस 1 को अगर आप लेस देन 0 लीजिएगा, 2t माइनस 1 मतलब कि नेगेटिव लीजिएगा, तो 2t माइनस 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो उसको उधर ले जाओ, देयरफॉर t लेस देन 1/2 सेकेंड्स। ये क्लियर है। तो पहले वाले सिचुएशन के अनुसार जो हमारी रेंज आ रही है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर के, अब टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता तो माइनस इंफिनिटी नहीं लिखूंगा, तो यानी कि वो 0 से लेकर के 1/2 सेकेंड्स तक, ठीक है ना, 1/2 सेकेंड्स को आप ओपन लिख सकते हो, तो 0 से लेकर के 1/2 सेकेंड्स तक, एंड फिर यूनियन कहां से 1/2 सेकेंड से, सॉरी 1 सेकेंड से लेकर के और फिर इंफिनिटी तक। ये क्लियर है। तो पहले वाले के अनुसार तो हमारा ये टाइम इंटरवल आ रहा है, ठीक है ना, पर अगर इस टाइम इंटरवल को मैं प्लेस करूं अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना, और फिर मैं निकालने की कोशिश करूं कि क्या वेलोसिटी नेगेटिव है तो नहीं आ रही है वो,
ठीक है ना। तो हमारा जो दूसरा टाइम इंटरवल है हम उसको देखते हैं, मतलब कि हमारा ये तो केस 1 था, केस 1, और अगर अब हम केस 2 के अनुसार देखें इसको, केस 2, तो केस 2 के अनुसार क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे t-1 को ग्रेटर देन 0 लेंगे जो पहली बार में लिया था, अब उसको लेस देन 0 लेंगे, ठीक है ना। केस 2 में t-1 को नेगेटिव करना है एंड 2t-1 को पॉजिटिव करना है। तो t-1 को नेगेटिव करोगे अगर आप लोग तो t लेस देन 1 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। एंड 2t-1 को अगर आप ग्रेटर देन 0 करोगे, ये जो 2t-1 है अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो t ग्रेटर देन 1/2 सेकंड्स आ जाएगा। तो यहां से जो टाइम रेंज है, जो टाइम रेंज आप यहां से प्लेस करोगे वो आ रही है फ्रॉम 1/2 टू 1 सेकंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो टाइम है 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 1 सेकंड से छोटी होनी चाहिए। तो 1/2 से बड़ी और 1 सेकंड से छोटी, यानी कोई भी टाइम हो सकता है 3/4 सेकंड्स। तो अगर मैं अब हमारा जो वेलोसिटी का आंसर था, जहां पे रिटार्डेशन हो रहा था, जहां वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना, तो समय के साथ यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो अगर मैं दो वैल्यूज ऑफ टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करूं, यहाँ पे मैं दो वैल्यूज ऑफ टाइम को सेलेक्ट करूं, ठीक है ना, इनके बीच में कोई से भी दो वैल्यूज ऑफ टाइम, से 3/4 सेकंड्स एंड 3/5 सेकंड्स, तो 3/5 पहले आएगी, फिर कौन सी आएगी, 3/4 सेकंड्स आएगी। तो 3/5 पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और 3/4 पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा 1/2 सेकंड से 1 सेकंड तक वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी ये तो सेटिस्फाई कर देगा। पर ऐसे ही अगर आप टाइम्स यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, 0 से 1/2 उसने बोला है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो 0 से 1/2 के बीच में अगर आप दो टाइम ले लीजिएगा यहाँ पर कोई सा भी, मान लीजिए कि 1/4 सेकंड्स, ठीक है ना, या 1/8 सेकंड्स एंड 1/4 सेकंड्स, तो 1/8 सेकंड और 1/4 सेकंड पे चेक कीजिएगा, तो 1/8 सेकंड की वेलोसिटी 1/4 सेकंड की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं आएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही है समय के साथ। यहाँ पे 0 से 1/2 में पहले 1/8 आएगा, फिर 1/4 आएगा, तो यानी कि अगर रिटार्डेशन हो रहा होता तो 1/8 पे वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए थी, 1/4 पे कम होनी चाहिए थी अगर रिटार्डेशन हो रहा होता तो, पर ऐसा नहीं आएगा अगर आप वेलोसिटी इक्वेशन में प्लेस कीजिएगा तो इसीलिए हम लोगों ने इस ऑप्शन को रूल आउट कर दिया था। यहाँ पे अगर दो सब्सीक्वेंट टाइम इंटरवल्स हम ले, मतलब दो सब्सीक्वेंट टाइम इंस्टेंसेस ले 1/2 और 1 के बीच में, मान लीजिए मैंने 3/5 ले लिया और 3/4 ले लिया, तो 3/5 पहले आएगी, फिर आएगा 3/4 इसमें, तो 3/5 की वेलोसिटी 3/4 से ज्यादा आएगी, मतलब ये वाला हमारा एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल है जिसमें कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो रिटार्डेशन हो रही है वो इस टाइम इंटरवल में हो रही है फ्रॉम t ग्रेटर देन 1/2 सेकंड्स एंड t लेस देन 1 सेकंड। सो 1/2 से 1 सेकंड तक हमारी जो बॉडी है उसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इस क्वेश्चन को वापस एक बार बहुत अच्छे से सुनिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स ग्रेट कांसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एटसेट्रा के बारे में, और ये बहुत जरूरी है। तो पहले मैं इजीएस्ट पार्ट से इसका स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे। तो पहली चीज ये है कि इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आपको गिवन है, इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ हो तो उस केस में क्या होगा कि आप क्या लिखिएगा, यानी कि अब देखिए पहली बात कि आपको पता है v is equal to dr/dt होती है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो जिसका फंक्शन होता है उसके साथ ले जाके उसको लिखना होता है, ठीक है ना। तो मैं dr को इधर छोड़ देता हूं और dt को इधर ले जाऊं, तो dt is equal to v is equal to dr/dt में ना, और dr is equal to क्या हो जाएगी, v dt। पर यहाँ वेलोसिटी किसकी फंक्शन होनी चाहिए, टाइम की, तभी मैंने टाइम को ले गया हूं उसके पास में, ठीक है ना। और अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो अगर दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल, और ये हो जाएगा t इनिशियल टू t फाइनल, तो dr का इंटीग्रेशन हमारा r है फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल, और यहाँ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, इसको वैसे लिखूंगा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, ये कहां से कहां तक, t इनिशियल से लेकर के t फाइनल तक। अब आपको एक बात पता है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट्स अगर आप प्लेस करोगे तो r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो ये हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल, और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल।
ठीक है, तो ये तो क्लियर है आप लोगों को। तो ये डिस्प्लेसमेंट का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, ठीक है ना, सेम काम हम एक्सेलरेशन में कर सकते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इधर वेलोसिटी थी, इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, और सेम हम इधर लिख सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये बात तो आपको पता ही है। तो यानी कि अगर आप इसको ले जाकर के इधर लिखो तो dv इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, dv इज इक्वल टू a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, और दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक, और ये होगा t इनिशियल से लेकर के t फाइनल तक। जो यहाँ पे dt है उसके टर्म्स में होगा, या dv है तो इसके टर्म्स में होगा। ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बताओ, dv के लिए क्या लिखोगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और लिमिट्स डालोगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, जिसको आप डेल्टा v भी बोल सकते हो, and this is equal to a as a function of time dot dt, कहां से कहां तक, t initial to t final। ये लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये कि अगर यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां से ये बाहर आ जाएगा, और फिर आप लिखिएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू, यहां से एक्सेलरेशन को बाहर ले सकते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल क्या हो जाएगा, t फाइनल माइनस t इनिशियल हो जाएगा। यानी कि ये क्या लिखा हुआ आपके पास, a इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को डेल्टा टी या सिंपली टी भी लिख सकते हो, दैट इज द टाइम इंटरवल। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू ये आपका a इनटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को सिंपली क्या लिख सकते हो आप, t लिख सकते हो। तो देयरफॉर आप इसको उधर ले जाकर के लिख सकते हो, v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस at। तो जनरली v फाइनल को हम v बोलते हैं और v इनिशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम v इक्वल टू u प्लस at भी बोलते हैं, पर ये वाला इक्वेशन वैलिड केवल कब है, ये वाला इक्वेशन केवल तभी वैलिड है जबकि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जबकि ये वाला जो इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन हमेशा वैलिड है, पर ये वाला इक्वेशन तभी केवल वैलिड है जबकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक इसी तरह जैसे कि ये वाला इक्वेशन जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, r final minus r initial, that is displacement is integration of velocity as a function of time dot dt from t initial to t final, ये तो हमेशा वैलिड है। लेकिन इसमें भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती, अगर इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती तो ये बाहर निकल आती, तो उस केस में क्या हो जाता हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी तो यहां से बाहर आ जाती, ठीक है ना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t initial to t final इज सिंपली हो जाता t final माइनस t initial। तो डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन सिंपली इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, पर वो तब होता जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती और यूनिफॉर्म मोशन होता फिर, और यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट सिंपली किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। और यहां पर अगर आप देखो तो v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये केवल तब वैलिड है, वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये केवल तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर दिस वन इज ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड है। वैसे ये वाला हमेशा वैलिड है, पर ये वाला तभी वैलिड है व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो उस केस में कैसे चीजें होती हैं, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे हमें ऑब्टेन होता है, उस केस में हमें जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कैसे फिट होती है, कैसे एक्सेलरेशन के टर्म्स में आती है, और फिर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एंड जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वो तो तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो v फाइनल किसके बराबर हो जाती है, v इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, और
मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स को आपको लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले काइनेमेटिक्स लेक्चर 6 में जाइएगा आप लोग, और जहां से वो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जो पहला क्वेश्चन मैंने करा रखा है उस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। ओके, सो दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, मैं पहले एक बार करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, और अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि a particle's position on x axis is given by x is equal to 4 minus 27t plus t cube, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि a particle's position on x axis is given by x equal to 4 minus 27t plus t cube where x is in meter and t is in seconds, जहां पे x जो है वो मीटर में है और t जो है वो सेकंड्स में है। और इसके तीन सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट है फाइंड द पार्टिकल्स वेलोसिटी फंक्शन एंड एक्सेलरेशन फंक्शन। तो यहां पर तो आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी फंक्शन एंड एक्सेलरेशन फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है कि इज देयर एवर अ टाइम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्या कोई टाइम है जहां पर वेलोसिटी 0 हुई है। एक बात ध्यान रखना कि अगर कंटिन्यूअसली मोशन हो रहा है और कहीं वेलोसिटी 0 हो रही है तो ज्यादातर केसेस में पार्टिकल वहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ऐसा जरूरी नहीं भी होता, कभी कभार ऐसा होता है कि जाकर के रुका और फिर उधर ही चल दिया, लेकिन ज्यादातर केसेस में जबकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी होती है जब एक दूसरे से, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, और अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में है तो जहां वेलोसिटी 0 होती है वहां से वापस फिर उसको आना पड़ता है पार्टिकल को। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी सामने की ओर है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली कम करता जा रहा है, फिर उसको स्टॉप करा देगा और फिर उसको अपनी डायरेक्शन में ले आएगा, ठीक है। खैर वो बात की बात है। अभी आपसे पूछ रहा है इज देयर एवर अ टाइम व्हेन वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो बोल रहा है डिस्क्राइब द पार्टिकल्स मोशन फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेकंड्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेकंड्स में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, कब तक आगे जाएगा, कहां रुकेगा, कहां पीछे आएगा, जो भी आप एनालिसिस करोगे उस एनालिसिस को आपको बताना है। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू make most of your doubts clear about this particular section, and it is going to give you a deeper insight into this topic. So एक बार और मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पार्टिकल्स पोजीशन ऑन x axis is given by x is equal to 4 minus 27t plus t cube where x is in meter and t is in seconds. Find the particle's velocity function and acceleration function. Is there ever a time when v is equal to 0 and describe the particle's motion for t greater than equal to 0 seconds. तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो क्या होता है, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो क्या होता है, वो जो फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन होती है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, और जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है तो कैसे लिखते हैं, एंड जब एक्सेलरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है तो कैसे हम उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं सॉल्व, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So do this homework, write your answers in the comment section, and do watch the next video and also revise the previous videos. Okay, so that's all for today. Thank you.